हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीजीटी एग्ज़ाम 2013 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज। तटस्थता वक्र के ढाल पर किसी बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ऑप्शन बी द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रेड ऑफ, यानी ट्रेड ऑफ की प्रतिस्थापन दर। ऑप्शन सी द रेट ऑफ रेट, यानी ट्रेड ऑफ दर। और ऑप्शन डी है द मार्जिनल रेट ऑफ इंडिफरेंस, यानी तटस्थता की सीमांत दर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर का मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है assuming there is no government of foreign sector it the MPC is 0.8, the multiplier is। यदि आप मान लें कि कोई भी सरकारी या विदेशी क्षेत्र नहीं है और उपभोग की सीमांत दर 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर निकालना है, तो मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे के का क्या मतलब हुआ, के का मतलब हुआ गुणक यानी मल्टीप्लायर, और MPC का मतलब हुआ मार्जिनल पेंसिली टू कंज्यूम, यानी उपभोग की सीमांत दर। तो यहाँ पे के का मतलब क्या निकला 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1/0.2। तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिक को भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा वेतनदेय पर, यानी सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन ए इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, यानी भारत में कर नहीं लगेगा। ऑप्शन बी है इज़ टैक्सेबल इन इंडिया, भारत में कर लगेगा। ऑप्शन सी है इज़ इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम एंड टैक्स पर्पस। ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, भारत में कोई भी इनकम जो भारतीय सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी भारत में इसका जो स्रोत है, यानी आय का जो स्रोत है, अगर वो भारत में है तो ये क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा इंडिया में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल द इनकम टैक्स वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बताना है आपको सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए है इन 1956, ऑप्शन बी है इन 1962, ऑप्शन सी है इन 1961 और ऑप्शन डी है इन 99। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन 1961, क्योंकि स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम सबसे पहले 1961 यानी 1961 में पारित किया गया था, जिसमें आय पर लगने वाले कर के विषय में कई तरह के प्रावधान बनाए गए थे, यानी बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए थे। यह अधिनियम हर साल के पारित वित्तीय अधिनियम के द्वारा परिवर्तित होता रहता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। गुडविल अकाउंट इज ए। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी रियल अकाउंट। जो गुडविल अकाउंट होता है यानी ख्याति खाता, उसको हम वास्तविक खाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन ए मेक और बाई डिसीजन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्माण करें या खरीदें कि निर्णय में निम्नलिखित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन ए पोटेंशियल यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है निर्माण क्षमता का प्रभावी उपभोग। ऑप्शन बी है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पादों की परिवर्तनशील लागत। और ऑप्शन नंबर सी है पोटेंशियल रेंटल इनकम फ्रॉम स्पेस ऑक्युपाइड बाय प्रोडक्शन एरिया, जिसको बोला जाता है उत्पादन क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त की गई प्रभावी क्षेत्र के किराए से आय। और ऑप्शन डी है अनचेंज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको कहा जाता है अपरिवर्तित स्थिर लागत। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब हम निर्माण करें या खरीदे के निर्णय में उत्परिवर्तित स्थिर लागत का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर स्थिर लागत अपरिवर्तित रहे
तथा उत्पाद के निर्माण में सीमांत लागत मान लेते हैं कि 10 रुपये पर यूनिट है और बाज़ार में इसका जो प्राइस है वो है 10 रुपये पर यूनिट, यानी 10 रुपये इसका ओरिजिनल जो हमारी मार्जिनल कास्ट है वो है और मार्केट प्राइस इसका 8 रुपये है। तो इस उत्पाद को जो निर्माण करने के बजाय बाज़ार से खरीदने का निर्णय लिया जाता है, इस कंडीशन में लिया जाता है। तो अनचेंज फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपरिवर्तित स्थिर लागत में मार्केट से खरीदना बेटर समझेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट इज 30 रुपीज़ एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट एंड 32 एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, द मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट इज। क्वेश्चन आपसे है पूछ रहा 5 इकाइयों के उत्पादन पर एक फर्म की कुल औसत लागत 30 रुपये है। अगर 6 इकाइयों के उत्पादन पर औसत लागत 32 रुपये हो जाती है तो ये जो एक्स्ट्रा इकाई यानी 6वीं इकाई आई है इसके उत्पादन की सीमांत लागत क्या होगी। ऑप्शन ए है ₹2, ऑप्शन बी है ₹12, ऑप्शन सी है ₹32 और ऑप्शन डी है ₹42। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी यानी 42 रुपीज़। किस तरीके से निकलेगा, देखिए टोटल जो हमारा 5 यूनिट था उसका जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, वो 30 रुपीज़ के रेट से था यानी 150 रुपीज़ था। और जो 6 जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150 आ गया। जो हमने 6 वाले को किया तब कितना आया, 6 इंटू 32 इज इक्वल टू आएगा 192। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो 6वीं इकाई है उसका प्रोडक्शन कैसे आपको पता चलेगा कि वो कितने के हैं, तो 192 माइनस 150 इज इक्वल टू आएगा 42। तो यहाँ पे 42 रुपीज़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन ए टेक एडवाइस फ्रॉम लाइन, ऑप्शन बी एडवाइस द लाइन, ऑप्शन सी होल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिफरेंस ऑफ टेक्स इन ए डिनाइट मैनर अपॉन सर्टेन इंडिविजुअल। क्वेश्चन कह रहा है आपसे रेखीय तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है। ऑप्शन ए टेक एडवाइस फ्रॉम लाइन, इसका मतलब हुआ रेखा से सलाह लेना। ऑप्शन बी है एडवाइस द लाइन यानी रेखा को सलाह देना। ऑप्शन सी है होल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें होता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व संभालना। और लास्ट ऑप्शन है इसमें कुछ विशेष व्यक्तियों की कार्य निष्पक्षता का दायित्व जो है वो निर्धारित करना। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एडवाइस द लाइन। रेखीय तथा स्टाफ संगठन में जो स्टाफ होता है उसका कार्य क्या होता है, रेखा को सलाह देना। रेखीय अधिकार वालों का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है नीति का निर्धारण करना तथा स्टाफ उनके नीति निर्धारण से सलाह देने का कार्य भी करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एग्जामिन एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। ऑप्शन ए एबिट हुसैन कमेटी, ऑप्शन बी भगवती कमेटी, ऑप्शन सी छैलास कमेटी, ऑप्शन डी नरसिम्हा कमेटी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति, यानी नरसिम्हा समिति कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो नरसिम्हन समिति का जो गठन किया गया था इस गठन को किसने किया था, वित्त मंत्रालय ने किया था, जिसकी पहली रिपोर्ट 1990 और दूसरी रिपोर्ट 1998 में आई थी। यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए था। तो नरसिम्हन कमेटी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाई। एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विवरण का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए वोट्स टेक बाय कस्टमर यानी ग्राहकों के मतदान द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा, ऑप्शन सी है ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर, और ऑप्शन डी है लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म यानी फर्म के लाभ के आधार पर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाय कस्टमर प्रेफरेंस, जिसका मतलब होता है एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विवरण का निर्धारण ग्राहकों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। क्योंकि मुक्त बाजार जो होता है
वो बाजार अर्थव्यवस्था में ग्राहक की भूमिका एक सम्राट की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इन यूजली नॉट डेप्रिशिएटेड, इनमें से कौन सी ऐसी संपत्ति है जिस पे डेप्रिसिएशन यानी ह्रास चार्ज नहीं होता है। ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी बिल्डिंग, ऑप्शन सी प्लांट और ऑप्शन डी है फर्नीचर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, लैंड, क्योंकि लैंड जो होता है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है। आपने कभी सुना है किसी ज़मीन का मूल्य कम हो गया है, कभी नहीं सुना होगा, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो लैंड जो है वो एक एक्सेप्शन केसेस है जो डेप्रिशिएट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट सेंटर विथ इन एन एयरलाइंस एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इन फ्लाइट मैगजीन, ऑप्शन बी मर्केंडाइजिंग, ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑप्शन डी टिकटिंग। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक हवाई कंपनी, जो एक हवाई जहाज़ की कंपनी है, उसके लिए सभी लाभ के केंद्र हैं एक के अतिरिक्त। पहला है ऑप्शन उड़ान के दौरान पत्रिका, और दूसरा है वस्तुओं की बिक्री, तीसरा है हवाई जहाज़ का रख रखाव, और चौथा है टिकट का विक्रय। तो यहाँ पर एक हवाई जहाज़ जो है उसके लिए लाभ का जो केंद्र है यानी प्रॉफिट सेंटर है, वो इसमें से एक चीज़ नहीं है। कौन सी है, वो है हवाई जहाज़ का रख रखाव, यानी ऑप्शन सी जो है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो है, ये एयर इंडिया एयर कंपनी के लिए प्रॉफिट का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ए पार्टनर इन ए फर्म, एक साझेदार यानी एक फर्म में जो साझेदार है। ऑप्शन है कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी है कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर, यानी बाहरी व्यक्ति को अपना हित बहुमत साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। ऑप्शन सी है कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर, अपने हित को यानी बाहरी व्यक्ति को अपना हित क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी साझेदार की सहमति से। और ऑप्शन डी है कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तो बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, वो सभी की सहमति लेगा तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट यू फेल टू रिकॉग्नाइज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में निम्नलिखित उपलब्ध है। ऑप्शन ए डाउनवर्ड फ्लो ऑफ अथॉरिटी, यानी ऊपर से नीचे अधिकारों का प्रवाह। ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का सिद्धांत। ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेशों की एक रूपता का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। FW टेलर जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, उन्होंने विकसित क्रियात्मक संगठन में आदेशों की एकता यानी आदेशों का जो एक रूपता है उसके सिद्धांत पर इन्होंने क्या किया था, जोर दिया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई। ऑप्शन ए CSO, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए CSO द्वारा, ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा, और ऑप्शन डी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, CSO, यानी वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है जिसको हम CSO बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो राष्ट्रीय आय की गणना करता आया है कब से, 2004-2005 से। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। ऑप्शन ए टू हैव बैलेंस डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑप्शन बी है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एंड अर्बन सेक्टर। ऑप्शन सी है टू हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एमंग द रूरल एंड अर्बन पुअर। ऑप्शन डी है साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की संतुलित विकास, दूसरा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का संतुलित विकास, तीसरा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मध्य संपत्ति के बराबर विभाजन का अधिकार, और ऑप्शन डी है इसमें से निजी एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व।
तो राइट ऑप्शन यही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में यही चीज़ें आती हैं। तो ये था मेरा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।